हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो इमर्जिंग डोमेन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यूनिट 3 का एक हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर के दो पार्ट में डिवाइड हमने किया था, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। तो अभी हमने जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया है इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। आज का जो हमारा लेक्चर है नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, ठीक है, या नॉन इन्वर्टिंग एडर। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम में आप देखिए, हमने एक आईसी ले लिया जिस आईसी से हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये आपने आईसी ले लिया, ये देखिए, ये आईसी का नाम है 741 आईसी, 741 आईसी, ठीक है। 741 आईसी में आपका देखिए, ये टर्मिनल इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और इसमें दो पावर सप्लाई होती है जो मैं हर लेक्चर में डिस्कस करते चला आ रहा हूं, प्लस वीसीसी एंड माइनस वीसीसी। प्रैक्टिकली इनकी वैल्यू होती है प्लस 15 वोल्ट एंड माइनस 15 वोल्ट। अब देखिए, हमको डिस्कस करना है नॉन इन्वर्टिंग एडर। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम सिग्नल प्रोवाइड कराएंगे। ये देखिए, हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इस तरह से सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सिग्नल एक हो गया। हमें इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एडर एक्सप्लेन करना है तो हमें कई सिग्नल लेना पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो जैसा कि हमने आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हमने 3 सिग्नल ले लिया, एक B1 ले लिया एंड यहाँ पे B2 ले लिया एंड यहाँ पे B3 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में ये देखिए, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को इसको हम कर देंगे ग्राउंड, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लगा दिए R1, ये तो रहेगा ही रहेगा रेजिस्टेंस R1, एंड फीडबैक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे। फीडबैक रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं RF से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस हो गया RF, क्लियर। ये आपका हो गया नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का सर्किट। नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का सर्किट या नॉन इन्वर्टिंग एडर, दोनों नाम से पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब अगला हमारा टारगेट है, इन रेजिस्टेंसों को मैं लेके R चल रहा हूं। ये रेजिस्टेंस R मैंने ले लिया, ये भी रेजिस्टेंस R ले लिया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को मैंने R ले लिया और इस रेजिस्टेंस को भी मैंने R ले लिया, इस रेजिस्टेंस को भी R ले लिया। आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि सर, आप तो सारे रेजिस्टेंस इसमें सेम ले लिए, जस्ट प्रीवियस जो हम इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर आपने एक्सप्लेन किया था तो उसमें रेजिस्टेंस डिफरेंट लिए थे। आप इसमें भी ये सारे रेजिस्टेंस डिफरेंट ले सकते हैं, आपका कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो कैलकुलेशन हमें लेंदी नहीं करना, हमारा मेन एम है हमें एक्सप्लेन करके ये शो करना है कि ये सारे वोल्टेज क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो इन रेजिस्टेंसों की वैल्यू डिफरेंट लेंगे। अभी इनकी वैल्यू हम डिफरेंट लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बस लेंदी होगा, आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो हमारा मेन एम है एक्सप्लेन करना, तो इसलिए हमें इन रेजिस्टेंसों को सेम ले लिए क्योंकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो सके। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो इन रेजिस्टेंसों को हम डिफरेंट लेंगे, क्लियर। तो आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये प्लस है, तो ये देखिए, इस नोड को हमने P कह दिया, इस नोड को हमने P कह दिया, इस नोड को हमने Q कह दिया। ये भी एक नोड है Q। देखिए, एक ब्रांच इस पे कनेक्टेड है, एक ब्रांच ये कनेक्टेड है, एक ब्रांच ये कनेक्टेड है, एक ओपीएम की ब्रांच है। तो ये Q नोड को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। हमने बताया था कि एक इसमें दो ही कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एंड नोड एनालिसिस। तो एक ओपीएम है तो एक बार वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे, जितने नोड है वहां नोड एनालिसिस लगाएंगे। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, आप अपने माइंड में प्रिपेयर कर लीजिए। तो देखिए, एक ओपीएम है तो इसमें एक बार वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगेगा। तो मैं लिखने चल रहा हूं, आप लिखेंगे इस तरह से, अकॉर्डिंग टू, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लिखिए या वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, क्लियर।
तो ये आप लिखेंगे। तो मैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ये हमेशा वैलिड है। V प्लस इक्वल टू क्या है, V नेगेटिव। V प्लस का मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वही इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज होगा। यही तो हमारा वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कहता है। अब देखिए इसके लिए इफ मैं क्या कर रहा हूँ, V प्लस इक्वल टू कितना है, ये आपका VQ वोल्टेज है। देखिए V प्लस पे 0 वोल्ट अब नहीं है, क्या है VQ। यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा, यहाँ पे वोल्टेज आएगा, देखिए इस नोड, इस वोल्टेज के कारण यहाँ वोल्टेज आएगा, इस वोल्टेज के कारण यहाँ वोल्टेज आएगा, इस वोल्टेज के कारण यहाँ वोल्टेज आएगा। तो यहाँ टोटल सम वोल्टेज आएगा जिसको VQ कह रहे हैं। V प्लस इक्वल टू VQ, तो यहाँ पे VQ VP के इक्वल होगा। तो ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा VQ है यही किसके इक्वल होगा, VP के। क्लियर। तो अब हमारा मेन टारगेट हो गया कि अगर ये वोल्टेज हमें मिल जाए तो यही वोल्टेज यहाँ हो जाएगा, यहाँ नोड एनालिसिस लगा देंगे, इसके बाद हम आउटपुट मिल जाएगा हमें। तो ये देखिए हमारा मेन अब टारगेट हो गया कि हमें VQ फाइंड आउट करना। VQ फाइंड आउट करने के लिए नोड दिख रहा है, तो इस नोड पे हम नोड एनालिसिस लगा देंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं हम, देखिए लिखेंगे एट पॉइंट Q नोड एनालिसिस, एट पॉइंट Q नोड एनालिसिस। ठीक है, एट पॉइंट Q नोड एनालिसिस। Q पे नोड एनालिसिस लगाएंगे। तो मैं बता चुका हूं कि ये देखिए इसमें एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, चार ब्रांच। तो इसमें मैंने अपने मन से करंट एज्यूम कर लिया। ये देखिए ये ले लिया मैंने I1, और ये क्या ले लिया I2, और ये क्या ले लिया I3। आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, मैं सारी डायरेक्शन एक ही तरफ ले लिया केवल आसानी के लिए। ठीक है, तो ये क्या लिख दिया मैंने, ये लिख दिया I1 प्लस I2 एंड प्लस I3 एंड प्लस I4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग करंट मैंने कोई एज्यूम ही नहीं किया, तो मैंने 0 लिख लिया। इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अब देखिए I4 करंट ओपीएम के अंदर की करंट है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओपीएम का इनपुट रेजिस्टेंस, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, ये जो IC है, इस IC का इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। जब इनफाइनाइट होगा तो कोई करंट इंटर ही नहीं करेगी, इनपुट साइड से कोई करंट इंटर ही नहीं करेगी, ना कोई बाहर आएगी। किसमें, इनपुट साइड से। आउटपुट से करंट तो आएगी तभी तो आउटपुट आएगा। क्लियर। तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने की वजह से जो हमारा I4 है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। I4 0 होने की वजह से आप ये बात का ध्यान रखिएगा, I4 0 होने की वजह से ये हमारे पास इक्वेशन ये बच गया। ये हो गया I1 और ये प्लस I2 और ये क्या हो गया आपका I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पे I4 0 होने का आप मैं लिख दे रहा हूँ, I4 इसलिए 0 है क्योंकि आपका ये जो है VI बाई ये है RI की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। क्लियर। तो ये आप यहाँ से ये रेफरेंस में लिख रहा हूँ, ब्रैकेट बना दे रहा हूँ, क्योंकि आपको हमेशा याद रहे कि ये 0 क्यों हमने लिया गया। ठीक है। अब I1 करंट को लिखेंगे, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस। तो I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे V1 माइनस VQ और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे R प्लस ये लिखेंगे V2 माइनस VQ डिवाइड बाय क्या लिखेंगे R प्लस और लिखेंगे V3 माइनस VQ एंड डिवाइड बाय क्या लिखेंगे R इक्वल टू 0। R सब में कॉमन लेके उधर मल्टीप्लाई करके 0 कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 3VQ इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड प्लस V3। तो ये आपका VQ इक्वल टू हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3 और ये डिवाइड बाय कितना हो गया 3। तो ये आपका आ गया VQ। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, VP के। ये किसके इक्वल होना चाहिए, VP के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, VP के इक्वल होना चाहिए। अब एट पॉइंट P क्या लगा दे, नोड एनालिसिस। अब हमारा टारगेट क्या है, अरे भाई ये वोल्टेज हमने कैलकुलेट कर लिया, VP VQ के इक्वल है। अब एट पॉइंट P क्या लगा दे, नोड एनालिसिस। अब देखिए हम लिख रहे हैं एट पॉइंट
पी नोड एनालिसिस, ऐसे भी लिख सकते हैं। एट पॉइंट पी केसीएल, अप्लाई द केसीएल, ठीक है। तो ये देखिए पी पे हम नोड एनालिसिस लिख दिए। तो ये देखिए इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें करंट, हम एज्यूम कर लिए 3 ब्रांच हैं, तो I4 वेरिएबल तक ले लिए हो, तो यहाँ पे क्या ले लो, I5 ले लो, और यहाँ पे ले लो I6, और यहाँ पे ले लो I7। तो ये देखिए क्या लिख दोगे यहाँ पे, ये लिख दोगे I आपका 5 प्लस I6 प्लस I7 इक्वल टू 0, और I7 करंट 0 हो जाएगी। मैं बार बार ये बताया जा रहा हूँ, रेफरेंस देखिए ये, क्योंकि ओपन क्या इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होने की वजह से कोई करंट इंटर नहीं करेगी। तो ये आपके पास हो गया, ये देखिए ये हो गया I5 प्लस I6 इक्वल टू 0, ठीक है। I6 इक्वल टू 0, I5 प्लस I6 इक्वल टू 0। I5 की वैल्यू अब लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 0 माइनस BP डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, R1 प्लस ये लिखेंगे B आउटपुट माइनस BP डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, RF इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। यहां से मुझे बी आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो मैं देखो यहां से क्या कर रहा हूं, बी आउटपुट बाई आरएफ को यही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। बीपी को उधर भेज दिया, दोनों में बीपी कॉमन ले लिया, ये हो गया 1/R1 प्लस 1/ क्या हो जाएगा, आरएफ। क्लियर। मैं अब इसके बाद यहां आगे लिख रहा हूं, आप लोग कंसीडर करिएगा। ये देखिए इस वाले पोर्शन में लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ के बाद मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, आरएफ को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आ गया बी आउटपुट इक्वल टू, आप ध्यान दीजिएगा इस एरिया में मैं लिख रहा हूँ, इस एरिया में, क्लियर। तो बी आउटपुट इक्वल टू मैं आरएफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा आरएफ बाई R1 और इनटू क्या आ जाएगा, बीपी। बीपी की वैल्यू ये उठा के पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बी आउटपुट इक्वल टू 1 प्लस क्या आ जाएगा, RF और बाई R1, और ब्रैकेट में आ जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 और बाई 3। ये आपका डेरिवेशन हो गया नॉन इन्वर्टिंग एडर या नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का। क्लियर। ये फाइनल डेरिवेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर मैं इसमें स्पेशल केस, मुझे ये प्रूव करना हो कि ये एडर की तरह वर्क कर रहा है, तो उसके लिए मुझे स्पेशल केस लगाना पड़ रहा है। देखिए क्या लगा रहा हूं, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। इफ यहाँ पे स्पेशल केस डाल दीजिएगा, SP। स्पेशल केस क्या है, इफ RF इक्वल टू 2R1, देन अगर RF की वैल्यू 2R1 हो जाएगा तो R1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा, देखिए B आउटपुट इक्वल टू आ जाएगा B1 प्लस B2 प्लस क्या हो जाएगा, B3। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देख रहे हैं जितने आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, सिंपल इनको क्या कर दे रहा है, एडिशन कर दे रहा है। मतलब 3 सिग्नल हो या 4 सिग्नल हो या 5 सिग्नल हो, उनका क्या कर दे रहा है, एडिशन कर दे रहा है। तो ये चीज आपको नोट करने की जरूरत है कि ये आपका नॉन इन्वर्टिंग एडर है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे क्या आया है, कोई टर्मिनल पे क्या नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया है। तो जिस फेज में इनपुट दे रहे हैं उसी फेज में आपका आउटपुट आ रहा है, कोई भी इन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका ये नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर है या नॉन इन्वर्टिंग एडर है। तो इस तरह से नॉन इन्वर्टिंग एडर आपका वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, आप लेक्चर देखते रहिए।